आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। एनकेश इवेंट्स और एमएसपीएम ग्रुप की ओर से आयोजित मिस कॉस्मॉस यूनिवर्स सेंटर इंडिया 2022 का शानदार आयोजन दिनांक 31 दिसंबर को चंद्रपुर के सौम्या पॉलिटेक्निक में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र के हर कोने से लड़के लड़कियों ने भाग लिया। 20 से अधिक शहरों में फिजिकल ऑडिशन के तहत और ऑनलाइन ऑडिशन के तहत 1000 से भी अधिक लोगों ने इस प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें से मॉडलिंग के लिए 50 और गायन और नृत्य के लिए 20 लोगों का अंतिम प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। मॉडलिंग में मिस, मिसेस, मिस्टर और किड्स ऐसे 4 विभागों में यह प्रतियोगिता हुई। वहीं डांस और सिंगिंग की भी प्रतियोगिता इसी के साथ में हुई। चंद्रपुर की रहने वाली और अभी भोपाल में जर्नलिज्म की शिक्षा ले रही विदिशा कल्याण बड़केलवार ने मिस की, नागपुर के नेहा लकी खारा ने मिसेस की, चंद्रपुर की जेबा वाजिद खान ने छोटे लड़कियों की और चंद्रपुर के ही अनुज प्रजापति ने मिस्टर कॉस्मॉस यूनिवर्स सेंट्रल इंडिया की प्रतियोगिता जीती। वहीं मिस विदर्भ मैक्रून अकादमी की भाग्यश्री विनायक पवार, मिस मध्य प्रदेश दिल्ली की वर्षा शर्मा, मिस छत्तीसगढ़ रायपुर की पुखराज नंद और मिस महाराष्ट्र चंद्रपुर की सेजल पुरडकर बनी। उसी तरह मिसेस विदर्भ चंद्रपुर की अंजुम सहेर, मिसेस छत्तीसगढ़ रायपुर की ममता शर्मा, मिसेस मध्य प्रदेश भोपाल की अनीता राजपूत और मिसेस महाराष्ट्र चंद्रपुर की हर्षिता राकेश नायडू बनी। लड़कों के स्पर्धा में जहां चंद्रपुर के अनुज प्रजापति ने सेंट्रल इंडिया का गोल्ड मेडल जीता, वहीं मिस्टर विदर्भ मैक्रून अकेडमी के खुशहाल झाड़े और मिस्टर छत्तीसगढ़ रायपुर के गौतम राजकुमार बने। 15 साल से कम उम्र की लड़कियों में मिस कॉस्मॉस यूनिवर्स सेंट्रल इंडिया 2022 का ताज जेबा वाजिद खान के सिर सजा, तो मिस विदर्भ अपेक्षा बाबेरबार बनी। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि आमदार किशोर जोरगेवार और अध्यक्ष पांडुरंग आम्बटकर थे। संगीत जज के रूप में संदीप कपूर और अभिनय मानकर, तो डांस जज के रूप में नम्रता मानकर थी। वहीं संपूर्ण फैशन शो की कोरियोग्राफी और जजिंग मिस्टर इंडिया आइकॉन शुभम गोविंदवार और मिस इंडिया आइकॉन वीर श्री खोबरागढ़े ने की। मुंबई से आए हुए हर्ष नायडू, रायपुर से आए ग्रूमर सुकुम देव और भोपाल के राहुल सिंह ने विशेष योगदान दिया। विशेष अतिथियों में प्राजक्ता बोराडे कोलपकर, एसपी कॉलेज के उपाचार्य मादम शेट्टीवार, अनीता मत्ते मैडम और अजय बेले सर थे। कार्यक्रम को सफल बनाने प्रतिमा नायडू, अनिल दत्तगाड, प्रतीक बनकर, शिवम तड़से, निशांत निखार, श्रुति शेंडे, नेमन धनकर, सोनू कुमार, सुनील देवांगन ने अथक प्रयास किया। जल्द ही ऐसी राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा नागपुर में आयोजित की जाएगी, ऐसी जानकारी मुख्य आयोजक राजेश नायडू ने दी है। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। ताडोबा बफर जोन के मूल तालुका के टोनी के आदिवासी युवकों को आधी रात को एक वाहन में जंगल में बेरहमी से पीटा गया। इस बीच एक बाघ के मारे जाने की घटना को दबाने के लिए उपनिदेशक गुरु प्रसाद के कहने पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और अब ग्रामीणों पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। दिसंबर में चिचोली के युवक को झकझोर कर मारने की कोशिश की गई थी। ये घटना जहां अभी ताजा है, वहीं बफर जोन में आदिवासी युवकों की वन अधिकारियों द्वारा पिटाई को लेकर खासा उत्साह है। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203।
हाउस ऑफ ड्रीम्स में हमें भारत के उभरते सितारों नागपुर में भारत की सबसे बड़ी प्रतिभा खोज के शुभारंभ की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत का उभरता सितारा युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को ढूंढना और उन्हें सही जगह देना है। इस भव्य प्रतिभा खोज में पूरे भारत के सबसे प्रतिभाशाली नृतक, गायक, रैपर, बीट मुक्केबाज, फैशन डिजाइनर, मॉडल और मेकअप कलाकार शामिल होंगे। हमारा मानना है कि प्रतिभा को सराहा और पहचाना जाना चाहिए और हम इसे भारत के उभरते सितारों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। हम आपको समाचार पत्र के माध्यम से इस लॉन्च की खबर को प्रकाशित और सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे हम अपने कार्यक्रम को हाईलाइट करने और सफल बनाने के लिए अधिकतम प्रचार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में हाउस ऑफ ड्रीम्स पत्रकारों को पत्रकार भवन, पंचशील चौक, धनतोली, नागपुर में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। We are announcing an event. Okay, House of Dreams is announcing an event on national level, and we are doing competition in 7 different categories. There's modeling, fashion designing, makeup artist, dancing, singing, and beatboxing and rapping. So we are expecting, ठीक है, कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और अपना हुनर दिखाएं, और जो भी बेस्ट रहेगा विल बी गेटिंग अ गुड प्राइज, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी। एक मिनट हाँ। हमारे इवेंट में 16 सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं। 16 पैन इंडिया लेवल के सेलिब्रिटीज़ हैं, 12 जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो नागपुर के हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट रश जो रहेगा 28 सेलिब्रिटीज़ का रहेगा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो अपने फील्ड को लेके अपने आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। And I'm the director of House of Dreams, and we are organizing an event on national level. And इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हम लोगों ने रखा है। हमारी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, कोई भी पार्टिसिपेट, ठीक है, करना चाहता है तो वेबसाइट पे जाए, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है सारी कैटेगरीज में, वो फॉर्म पे क्लिक करें और अपनी डिटेल सारी भरें उसमें, ठीक है, और ठीक है, नॉमिनल जो फीस है वो पे करें, 500 रुपीज़ फीस रखे हमने उसके लिए। और उसके बाद में लेकिन एक बार वो प्रोसेस हो जाता है उनका फॉर्म फिलिंग का, हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उनके एंड से कि उनने फिलअप करा है, प्लस उन्हें हमारे एंड से एक मेल चले जाएगा कि उनने एक्नॉलेजमेंट के तौर पर क्या उन्हें इस चीज़ में इतना पैसा दिया हुआ है, 500 रुपीज़ पे करा है। कौन कौन से सर इसमें मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, डांसिंग, सिंगिंग, बीट बॉक्सिंग एंड रैपिंग, 7 कैटेगरीज में कंपटीशन है सर। इसमें 2 एज ग्रुप भी है हमारे, 5 साल से लेकर 17 साल किड्स कैटेगरी और 18 से 35 एडल्ट कैटेगरी हमारी सातों इसमें। अच्छा, ऑफलाइन ऑडिशंस हम लोग नागपुर में सोच रहे हैं लेने का, ठीक है, ओनली इन नागपुर, अदर देन क्योंकि बाहर के स्टेट्स वालों को काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा यहाँ पर आके ऑडिशंस देना और टेंटेटिव ज़्यादा पैसा खर्च होगा उसमें। सो हम लोग नागपुर में लेने वाले। नागपुर में हमारे काफ़ी सारे लोकेशंस हमारे पास में ऑडिशंस के। विल बी रिवीलिंग दिस इन, ठीक है, अपकमिंग जो हमारी वीडियो बाइट्स रहेंगी और सारी जो न्यूज़ रहेगी उसको हम लोग रिवील कर देंगे लोकेशन। हमारे पास 5 से 7 लोकेशन है, तो नागपुर में जहाँ जिन को जो लोकेशन नियरेस्ट पड़ता है दे कैन गो ओवर देयर और वहाँ पे वो जाके, ठीक है, ऑडिशन दे सकते हैं। ग्रैंड फिनाले कब रहेगा? आसवानी मेडिकल, पूज्य सिंधी पंचायत के सामने, रामनगर, चंद्रपुर। सभी प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वसनीय स्थान। साथ में पाए दैनंदिन जीवन उपयोगी वस्तुएं भी विशेष डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें आसवानी मेडिकल 7499140911। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर विकास विभाग ने सोमवार को निगम की सभी अनिवार्य विधायी बैठकें ऑनलाइन करने का आदेश दिया। इसलिए महासभा, स्थायी समिति और अन्य समितियों की बैठकें अब ऑनलाइन होंगी। कोरोना की तीसरी लहर दहलीज पार कर गई है। पहली और दूसरी लहर के दौरान कोरोना प्रतिबंधों के कारण निगम की सभी विधायी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गई। 2 महीने पूर्व कोरोना पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद नगर निगम की बैठक ऑफलाइन हुई। कोरोना पाबंदियों के चलते ऑनलाइन बैठकें हुई और अधिकारियों को इस बात की भली भांति जानकारी थी। विरोधियों द्वारा किसी विषय पर आवाज उठाने के प्रयासों को मौन किया जाता है, इसलिए विरोधी अपनी बात को विस्तार से पेश नहीं कर सकते और ऑनलाइन मीटिंग सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है। दोनों ही मामलों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें मिली थी। जैसा कि अगले कुछ महीनों में निगम के आम चुनाव होने जा रहे हैं, नगर सेवकों ने आम सभा और स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था और अपने अपने वार्डों में अधिकतम काम कैसे किया जाए इसे मैदान में उतारा था। लेकिन अब जब ऑनलाइन बैठक होने जा रही है तो विपक्ष के होश उड़ जाएंगे।
चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। समस्त क्षेत्र वन कर्मी चंद्रपुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया है कि राजू झोडे द्वारा बल्लार शाह वन विभाग में सभी फील्ड कार्य में बाधा डालकर गांव के लोगों और वन विभाग के बीच दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2020 में भी वन विभाग का अतिक्रमण हटाव मुहिम रोककर लोगों को इकट्ठा कर फील्ड स्टाफ को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया गया था। उसी के आधार पर रामनगर थाना चंद्रपुर में मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बाद से अन्य वन विभागों के क्षेत्र कार्य में लगातार हस्तक्षेप होता रहा है। IBA उसके खिलाफ 1927 के संबंध में मामला दर्ज किया गया है और मामला लंबित है। साथ ही 31 दिसंबर 2021 को भरत रामदास कोवे की मृत्यु के मामले में वन अपराध संख्या 09700-242476 दिनांक 1 जनवरी 2022 को चंद्रपुर में दर्ज किया गया और 2 व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए बुलाया गया और आगे की जांच शुरू है। पूछताछ के दौरान राजू झोडे ने क्षेत्र के वन कर्मियों के काम में बाधा डालकर लोगों को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने डोनी और फुलजारी गांव के लोगों की तरफ से सरकारी काम में बाधा डालने की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई है ताकि आगे कोई कार्यवाही न की जा सके। मीडिया में झूठी खबरें फैलाकर कार्य में बाधा डालने और वन विभाग के फील्ड स्टाफ को हमेशा परेशान करने के लिए राजू झोडे पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। असे किती केसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये त्यांनी डायरेक्ट हस्तक्षेप केला आणि तुमच्या कामामध्ये अडथळा आला, काही सांगू शकाल? असे आहे की आता ऑलरेडी पुढचे आरोप आहे म्हणजे साहेब यापूर्वी सुद्धा मागच्या वर्षी पण हेच चाललं होतं, प्रत्येक अतिक्रमणच्या वेळेस चालत होतं। आता माझ्यापेक्षा तुम्हाला लोकांना जास्त माहीत आहे की वारंवार पेपरात येतेच बघा, माझ्यापेक्षा तुम्हाला पण जास्त माहीत आहे, फक्त तुमच्या तोंडातून बोलवून घेण्याचा प्रयत्न करतो। आम्ही शासकीय काम करत आहोत त्यामध्ये कृपया अडथळा निर्माण करू नये। ज्याप्रमाणे आम्ही जर अतिक्रमण काढायला गेलो, आज अतिक्रमण यांचं आहे, त्या गावाल्याच अधिकारी आमचं तर नियमानुसार हे बघा आम्ही बी असं काही जाऊन एकदम करू शकणार नाही का? कोणाला आज तुम्ही तर यांची स्वतःची येईल काय? जर हे आमची आहे वन विभागाची आहे तर नहीं मारा पीटी नहीं किया, कैसे कर अतिक्रमण सोबत अतिक्रमण जेवढे धारक होते त्यांच्यासोबत त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे, त्यांच्यासोबत मोर्चा सुद्धा काढले की आम्ही क्षेत्रीय काम करीत असताना आमच्या वन कर्मचारी जसे अतिक्रमण हटवणे किंवा कोणावर म्हणजे कोणत्या प्रकारची चौकशी करणे त्यामध्ये वारंवार श्री राजू झोडेजी येऊन त्या गावकऱ्यांना फडकवून अतिक्रमण काढू देऊ नये, तसेच कोणत्याही गुन्ह्याची चौकशी झाली नाही पाहिजे याकरिता वारंवार ते प्रयत्न करीत असतात। तरी आमची संघटनेमार्फत हे मागणी आहे की श्री राजू झोडेवर शासकीय कामामध्ये अडथळा निर्माण केल्याबद्दल 353चा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे आणि आम्ही तसे करणारच आहोत। आणि जर आम्हाला जर सहकार्य नाही झालं तर आम्ही काम बंद आंदोलन करणार आहोत असं आम्ही फॉरेस्ट रेंजर असोसिएशन संघटनेतर्फे आम्ही इशारा देतो। केव्हापर्यंत तुम्ही वाट पाहणार, केव्हापर्यंत आंदोलन? आम्ही तरी 8 दिवसाची वाट पाहणार, परत आंदोलन करू आणि असेच आपल्याकडे येऊ। किती लोक आहेत? आमचे संपूर्ण जिल्हा सह किती लोक? 1200 लोक। बाबूपेट स्थित मृतक वनश्री के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। प्रसिद्ध और पत्नी के झूठे वादे देकर केवल मृतक वनश्री के परिवार का अपमान किया गया है, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। यह भी संकेत दिया गया है कि वनश्री को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा।
9 सितंबर 2021 पर एक विकृत व्यक्ति द्वारा एक तरफा प्यार से की गई अमानवीय हत्या के बाद में गुस्सैल बाबूपेट निवासियों ने उसके शव को कब्जे में ले लिया। उस समय विधायक किशोर जोरगेवार, पुलिस उपाधीक्षक अतुल कुलकर्णी ने मामला दर्ज कराया था। ट्रैक कोर्ट चलाने के लिए पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का दोषी पुलिस अधिकारी उन्होंने निलंबित करने का आश्वासन दिया गया था। घटना के 2 दिन बाद यह मामला पूरे महाराष्ट्र में फैल गया था। कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वादा किया। वडेट्टीवार ने आश्वासन दिया कि मुकदमे के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। एमपी बालू धानोरकर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वादा किया कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करने का वादा किया। इन वादों को प्रचार मिला। नेताओं ने अपनी अपनी तालियां बजाई। आज थाना खुला कम और बंद ज्यादा है। मंत्री के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। केवल प्रसिद्ध और वैभव के लिए नेताओं ने झूठे वादे करके मृतक मंत्री के परिवार का अपमान किया है। यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। आम आदमी पार्टीची आज इथे पत्रकार परिषद, आमच्यासोबत सर्व आम आदमी पार्टीचे प्रतिनिधी इथे उपस्थित आहे। तसंच आहे पीडित परिवार आहे। तुम्हाला माहीत असेल की मागील काही दिवसापुढे सप्टेंबर महिन्यात आपल्या चंद्रपूरला काळीमा फासवणारी अशी एक घटना घडली होती। वैष्णवी आंबटकर हिचा चाकूने भोसकून म्हणजे खून करण्यात आला होता। तर त्या घटनेत आम्ही आम आदमी पार्टी त्याच्यात सक्रिय सहभागी होती आणि त्या पीडित परिवाराला न्याय देण्यासाठी तेव्हापासून आम्ही प्रयत्न करत आहे। तुम्ही बघत आहे त्या घटनेत आम्ही ॲम्ब्युलन्स रोखली तेव्हा सगळ्या प्रतिनिधींनी तिथे येऊन आम्हाला आश्वासन दिले होते। त्यानंतर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की ही केस आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्टात लावून धरू, परंतु अजूनपर्यंत आजचे 4 महिने म्हणजे सप्टेंबरपासून ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 4था महिना येत आहे, पण अजून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची अजून कोणतीही पायरी त्यांनी केलेली नाही। आणि त्याच्यानंतर सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी पण म्हटलं की ही आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवू म्हणून केस म्हणून। कुलकर्णी साहेब होते, त्यांनी पण सांगितलं। किशोरभाऊ जोरगेवार यांनी एक विषय सांगितला होता की जे मृतक जी झाली आहे मुलगी ती 18 वर्षाची होती। तिच्या वडिलाला आम्ही महानगरपालिकेत म्हणजे कंत्राटी बेसिकमध्ये नोकरी लावून देऊ। तसंच हे पत्र आहे विजय वडेट्टीवार साहेबांनी दिलेलं दिनांक 21 सप्टेंबरला की तात्काळ लावून देण्यात। आमचा आम आदमी पार्टीचा मुख्य आरोप हाच आहे की एक आयुक्त ही ज्या पालकमंत्र्यांची कशी का बाजू ऐकत नाही। एका सामान्य माणसाला ज्याच्यावर अन्याय झाला तिच्या वडिलाला एक कंत्राटी पद्धतीचं नोकरी कशी का मिळत नाही, म्हणजे बाकी लोकांना घेऊ शकतो, परंतु थातूर मातूर यांचे सांगत आहे, परिवार सांगत आहे की 30 ते 40 वेळा चक्रा मारल्या त्या आयुक्ताकडे, पण अजूनपर्यंत त्यांनी काही कंत्राटी पद्धतीचा जॉब दिला नाही। आम आदमी पार्टी असा आरोप करते की ज्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहे आम्ही एक पोलीस चौकी तिथे उघडली, परंतु पोलीस चौकी उघडीच राहत नाही। एक दिवस उघडते तर 5 दिवस बंद राहते। तर त्यांनी नियमित ते पोलीस चौकी सुरू राहावं, कारण की तो बाबूपेठ हा क्राऊड विषय आहे आणि ज्या मागण्या आहे आमच्या पीडित परिवाराला तात्काळ नोकरी देण्यात यावी। आता आम्ही हे प्रकरण आम्ही लावून धरणार आहोत। आम आदमी पार्टी लवकरात लवकर ज्यांनी या मंत्र्यांनी खासदारांनी जे चमकोगिरी साठी जे आश्वासन दिले, या बाबूपेठकर जनतेची सर्वांची दिशाभूल केली की आता भेटणार, उद्या भेटणार, परवा भेटणार, या परिवाराला न्याय भेटणार, पण आज 5-4 महिने होऊन जात आहे तरी न्याय नाही भेटत आहे। तर आम आदमी पार्टीची अशी मागणी आहे की तात्काळ त्यांना न्याय द्यावा, कारण की अशीच घटना हिंगणघाटमध्ये घडलेली होती। तिथे उज्ज्वल निकम सारखे मोठे वकील सरकारने लावले होते, पण आमची पण अशी मागणी आहे की या पीडित मुलीसाठी वनश्रीसाठी एक चांगला वकील लावावं व त्या ज्यांनी गलत केलं त्याला न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका आहे। नाही केलं तर आम आदमी पार्टी एक मोठं आंदोलन छेडेल बाबूपेठच्या सर्व जनतेला घेऊन, और याची जबाबदारी सर्व प्रशासनाची राहील। एवढं बोलतो, धन्यवाद। हां, 9 तारखेला माझ्या मुलीची चाकू मारून त्याने हत्या केली आणि त्याच्यानंतर 12 तारखेला माझ्या मुलगी मरण पावली। आणि किशोरभाऊ जोरगेवार त्यावेळी आम्ही ज्यावेळी ॲम्ब्युलन्स नागपूरवरून घेऊन आलो त्यावेळी किशोरभाऊ जोरगेवार, पोलीस अधीक्षक कुलकर्णी साहेब आले होते। त्यांनी आश्वासन दिले होते का आम्ही फास्ट ट्रॅकमध्ये केस चालवून लवकर निकाल लावू म्हणून, पण अजूनपर्यंत काही नाही। ज्यावेळी वडेट्टीवार साहेब आले होते घरी आमच्या, त्याने मी तोच प्रश्न केला होता की लवकरात लवकर म्हणजे निकाल लावू, फास्ट ट्रॅकमध्ये केस टाकू म्हणून आम्ही। आणि मला एक लेटर दिलं होतं की महानगरपालिकामध्ये एका व्यक्तीला नोकरी देऊ म्हणून। मी 50 ते 60 चक्रा मारल्या आजपर्यंत महानगरपालिकामध्ये, पण आयुक्त मला वापसच पाठवत आहे। त्याच्यानंतर प्रकाशभाऊ देवतळेकडे हे लेटर दिलं होतं, प्रकाशभाऊ देवतळेनं माझ्याकडे दिलं। प्रकाशभाऊकडे 10-12 चक्रा झाल्या, त्याही बी सांगत आहे की मी फोन केला की आयुक्तामध्ये मला फोन आला नाही। म्हणून मला नाही का माझ्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे, अजून उद्या चालून कोणाच्या मुलीवर अशी घटना घडली नाही पाहिजे आणि मला महानगरपालिकामध्ये नोकरी मिळालेली पाहिजे।
अमरावती जिले के नंदगांव खंडेश्वर तालुका के मंगरूल चावला में आदिवासी आश्रम स्कूल भवन समृद्धि राजमार्ग में पुस्तकालय के साथ साथ इस स्कूल परियोजना के लिए पुराने स्कूल भवन से सटे 10 एकड़ सरकारी ई क्लास के दोबारा निर्माण के संबंध में प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। जैसे जैसे समृद्धि राजमार्ग मंगरूल चावला से आदिवासी आश्रम विद्यालय के प्रश्न चिन्ह तक जाता है, लगातार 12 महीनों से आदिवासी आश्रम विद्यालय को पेयजल आपूर्ति करने वाला कुआं चला गया है। साथ ही आदिवासी आश्रम विद्यालय के प्रश्न चिन्ह पुस्तकालय के साथ साथ बड़े खेल का मैदान और बालिका शौचालय 10 शौचालय के साथ ही आदिवासी आश्रम विद्यालय के प्रश्न चिन्ह के कच्चे भवन भी चले गए हैं। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को पासा का सामना करना पड़ रहा है। 3 जनवरी 2022 से सभी माता पिता के साथ नागपुर में भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और परिवहन मंत्री गडकरी साहब के आवास पर स्कूल ऑन द रोड आंदोलन शुरू हो गया है। नांदेडून आलेले आहे। मी समाजसेविका आहे, माहिती अधिकाराखाली काम करते आणि फाशी पारदेची अध्यक्ष पण आहे मी। मला एवढंच म्हणायचं आहे, जे काही समुद्र महामार्गामधून रस्ता गेलेला आहे, प्रचिन्ह आश्रमशाळा जे आहे, प्रश्नचिन्ह जे आम्ही प्रश्नचिन्ह हे शाळेचं नाव ठेवलेलं आहे। प्रश्न विचारायचा आहे मला का पारधी समाजावरच का अन्याय होतो। एक तर 1-1 रुपये मागून ती शाळा बनवण्यात आली। आम्ही रस्त्यावर उतरलो, आम्ही भीक मागलं। जे रस्त्यावरचे भीक मागणारे लेकरं होते ते सगळे आम्ही जमा करून ती शाळा बांधली। आम्ही 1-1 रुपये जोड जमा करून शाळा बांधल्याच्या नंतर आज ती 2 वर्षाखाली समुद्री महामार्ग रस्ता आल्यामुळे आमची शाळा तोडण्यात आली। तिथं जे मुलांची लहान मुलांची पहिलीपासूनची 10वी पर्यंत शाळा होती, ती शाळा सगळी उद्ध्वस्त केलेली आहे। आणि माझी मागणी आहे की ते शाळेचं पुनर्वसन करावे आणि जे 10 एकर जमीन आहे ते 10 एकर जमीन नावची करून द्यावे, जेणेकरून लेकरांना जे त्यांचा अधिकार आहे ते अधिकार मिळाला पाहिजेत। आणि असं सरकारने इतका बी अन्याय नाही करायला पाहिजे। वेळोवेळी आंदोलन केले, मुंबईला गेलो, आम्ही सगळ्या मंत्र्यांना भेटलो, आम्ही निवेदन दिले, आम्ही सगळ्यांना त्यांना चर्चा पण केली। त्यांच्या म्हणजे आम्ही खूप विनंती केली की सर आमच्या लेकरांचं पुनर्वसन करा। आम्ही सगळे पालक मिळून पण आम्ही तिथं गेलो, आम्ही मागण्या ठेवल्या, मात्र आमच्या मागण्या कुठेही पूर्ण झाल्या नाही। आम्ही काल गडकरी साहेबांना पण भेटलो, त्यांच्या आम्ही घरावर गेलो होतो। आम्ही म्हणजे शाळा भरवली होती लहान बाळांची, तिथं सरांनी आम्हाला येऊन भेट दिली। आम्हाला म्हणले की आम्ही तात्काळ आम्ही जे होईल ते आम्ही वरिष्ठाकडे आम्ही तुमचं निवेदन देऊ आणि पत्र व्यवहार करून तुम्हाला आम्ही न्याय देऊ, असं आमच्या बालकांना न्याय दिलेला आहे। पारधी समाजावर हेतुपुरस्पर अन्याय होत आहे का? हो, जाणीवपूर्वक होत आहे सर। जाणेकरून देशाला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्ष झाले, मात्र आमच्या पारधी समाजाला आतापर्यंत स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही। सगळे जिल्ह्यामध्ये बघा तुम्ही, कुठं बहिष्कार आहे, गावकरी त्रास देत आहे, गावाच्या बाहेर हाकलून देत आहे, जे आम्ही गायरान जमीन कसून खातो ते पण आम्हाला खाऊ देत नाही। जाणीवपूर्वक पारधी समाज हे आदिवासी आहे, जंगलात राहणारे आहे आणि ते जंगलातून आज कुठंतरी शिक्षणाचा प्रभाव येत आहे, मात्र हे लोक कुठंतरी आम्हाला शिक्षण शिकू नये, कुठं आम्ही माणूस म्हणून जगू नये म्हणून हे काही सगळा त्रास चालू आहे आम्हाला। आता मग या विद्यार्थ्यांची स्थिती काय आहे? आता सध्याला सर तिथं शाळेच्या बाहेर बसून अभ्यास करतात, तिथं म्हणजे मैदाना बसून अभ्यास करतात। त्यांना बरोबर जेवणाची सोय नाही आहे, त्यांना राहण्याची सोय नाही आहे, त्यांना शौचालयाची सोय नाही आहे। जे काही त्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्याचं पुनर्वसन करून द्यावं, शासनाला हीच माझी विनंती आहे।